डाउन सिंड्रोम होता क्या है, इसमें कैसी दिक्कतें बच्चों को आती हैं? इसमें बच्चे ज़रा समझने की कोशिश कम, मतलब समझता कम है बच्चा ये। और ये बच्चे अफेक्शनेट बहुत ज़्यादा होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक कंडीशन है और ये जैसे बोलते हैं कि कुछ कंडीशंस इनहेरिटेड होती है, पेरेंट्स से आती है, वैसा नहीं है। क्योंकि 21 क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। तो इसका टाइम जो दुनिया देखने का था ना, वो लगभग समझो ख़त्म ही रहा। हमारी फैमिली में भी कोई फंक्शन होता कहीं कुछ भी, मैं इसको हमेशा साथ रखा इसको। समाज के साथ जो इसका बिहेवियर था वो धीरे धीरे मतलब पलने लगा उसमें। उसको हम ये स्कूल का काम देंगे कि तू प्रिंसिपल है स्कूल का, टीचर्स की अटेंडेंस लेना। और बाकायदा इसने डेली अटेंडेंस ली उनकी। हमारे फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं था, तो मैं इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाई कि मेरा बच्चा ऐसा है। मैंने सपोर्ट उनसे अपने को लिवाया क्योंकि मैं इसको हमेशा साथ रखती थी। मैंने जो अपना स्कूल खोला तो मेरी पाठशाला यही थी, इसके साथ ही मैं इधर उधर गई तो मैंने वहाँ सीखा। मैम, जो आपका अपना स्कूल है वो आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं बेटे की वजह से? हाँ, इसी के वजह से हाँ, मेनली बड़े बच्चों के लिए था, इस टाइप के बच्चों के लिए जो उसमें कुछ मल्टीपल भी आते हैं बच्चे उसके, और कुछ ऑप्टिमिज्म के भी आते हैं। वो योगा कराती तो जिस बच्चे का हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलता था उसका हिलने लगा। जो बच्चे कुर्सी से नीचे नहीं बैठ पाते, कुर्सी से नीचे बैठना शुरू करेंगे। ये आप एक बहुत ही मैम एक मोटिवेशन है उन पेरेंट्स के लिए, है ना, जो बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ ऐसा बच्चा क्यों हुआ है और ढंग से देखभाल नहीं कर पाते। तो उनको यही नहीं मालूम कि इन बच्चों में और मेंटली जो दूसरे और बीमारी जो मेंटली है उसमें और इन बच्चों की जो मानसिक अवस्था है उसमें क्या अंतर है। इसीलिए मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हूँ। मेरे 8 मई को होता है, हर साल स्कूल्स का होता है। तो मैं स्कूलों में एक टॉपिक देती हूँ, आपके आसपास जितने भी चुनौतीपूर्ण बच्चे हैं आप उसके लिए क्या करते हैं। तो अपने स्कूल के 10 बच्चे सुनने के लिए भी लेकर के आए। 2 बच्चे उनके बोलने वाले हो गए, 10 उनके सुनने वाले हो जाते हैं। अलग अलग बच्चे बोलते हैं तो कुछ तो उनके दिमाग में जाएगा कि इनको समाज के साथ कैसे जोड़ें। कैरम बहुत बढ़िया खेलता है, पहले भी ये जिला स्तर तक फर्स्ट आता रहा। कैरम में जब फर्स्ट आता उसको प्राइज़ मिलता था। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े के जो दिखाते हैं स्टार्स को कुछ मिल रहा है तो ऐसे वेव करते हैं अपने, तो वो लेकर के पूरा वेव करके अपने को आपने देखा होगा कि हम थोड़ी सी तकलीफ लाइफ में होती है, हम बहुत मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। आपने अपने बच्चे को पूरी चुनौतियों से, पूरा मतलब चैलेंजेस भरा आपका जीवन है और आपने इतना अच्छा उसको सक्षम बनाया, उसके स्किल डेवलप किया। इसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह से हमने बिहेव किया। अगर इसको कोई चीज़ हुआ है तो हमने इसको डांटा भी, कोई उसमें इसको मारा भी, ताकि वो बच्चा समझे, सीखे उस चीज़ को। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर परिवार में एक बच्चा नॉर्मल है और एक अगर स्पेशल बच्चा है तो दोनों को मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। कुछ लोग ज़्यादा शांत होते हैं जैसे सुमित है, पर कुछ लोग काफ़ी हाइपर भी होते हैं। आई मीन जैसा था कि सोनू स्पेशल है और सिर्फ यही है दुनिया में, ऐसा और कोई नहीं। एंड देन एट सम पॉइंट आई थिंक आई रियलाइज कि आगे मुझे ही इसका ध्यान रखना है, तो मेरे को इसे प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली जैसे कई लोगों को शर्म आती है कि अरे छुपा लो, हमें नहीं बताना मेरा भाई है, या फिर ऐसे टाइप के। मेरे को ये लगा कि मैंने खुद को ये समझाया कि नहीं ये है और दिस इज़ द रियलिटी एंड आई हैव टू बी विद इट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद दीप्ति की स्पेशल सीरीज में, जहां हम बातचीत करते हैं स्पेशल बच्चे के उन पेरेंट्स की जिनका जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं रहा है। एक फाइटर की तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है। आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती भारती पांडे मैम और उनका प्यारा सा बच्चा सुमित पांडे। तो आज हम बातचीत करते हैं मैम से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और सुमित का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले आप हमें सुमित के बारे में थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद दीप्ति जी। सुमित ये मेरा बड़ा बेटा है और मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। ये जब हुआ था तब उस समय हमें तो ऐसे कुछ मालूम ही नहीं था, उस समय तक इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि क्या बच्चे कैसे हैं क्या। तो ये जब ये हुआ तो मुझे एक्चुअल में क्या है कि हुआ तो ये अपने टाइम, मतलब थोड़ा टाइम से थोड़ा पहले हुआ ये। तो मुझे घर में ही मेरा मतलब जैसे जो पानी कहते हैं वो गिर गया था, तो उस हिसाब से मुझे वहाँ 3-4 घंटे में इसको हो जाना चाहिए था पैदा। लेकिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो उसके यहाँ वो तो डॉक्टर तो आई नहीं थी, नर्स ने मुझे बेलारगन का इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा। जिससे मेरा पेन थम गया। जी जी जी। पेन थमने से क्या हुआ फिर, और बच्चे की जो अंदर की जो प्रोसेस होती है बाहर निकलने की, जो भी होता है वो लगभग ख़त्म ही हो गया। इसके बाद ये करीब 36 घंटे लगे इसको होने में। अच्छा।
और उसके बाद हाँ, तो ये हुआ तो इसने मतलब पैदा होने के बाद एकदम से सांस नहीं ली। तो मैम 36 आवर्स तक आपको लेबर पेन होता रहा? हाँ। पेन उन्होंने फिर दोबारा दिए ना। अच्छा, ओके। हाँ। तो उसके बाद फिर जब ये हुआ तो हमें तो इसके मतलब ये छंगा था, मतलब छठी उंगली भी थी। अच्छा। हमें तब इतना ही पता था। उसके बाद जब ये हुआ तो इसकी आंखों में कैटरेक्ट पता लगा, वो भी क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम बाद। वो ऐसे पता लगा कि हमारे घर में मेरे पेरेंट्स के यहाँ कुछ फंक्शन था तो इसको किसी ने अपनी गोद में ले रखा था। तो क्योंकि लाइट ऊपर से चमकती थी तो उसको देखता था चौंक करके। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ये लाइट देख रहा है, चौंक रहा है बार बार, क्या बात है कहीं इसको। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने कहा कि मुझे इसके आंखों में कैटरेक्ट लग रहा है। फिर हम इसको लेकर के एम्स गए दिल्ली। तो उन्होंने वहाँ जाकर फिर वहाँ जाके हमें पता लगा ये डाउन सिंड्रोम है। अच्छा। और इसकी आंखों में कैटरेक्ट था तो फिर उनका इसका तो ऑपरेशन ही है इसका इलाज। और फिर उन्होंने तो ये कह दिया था कि ये तो बिल्कुल ना तो बैठ सकेगा, ना बोल सकेगा, ना उठ सकेगा, कुछ नहीं, मतलब उन्होंने बिल्कुल उसको एक डम बता देता है हमें। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, अब क्योंकि पहला बच्चा था उसको नॉर्मली उससे हमने जैसे बिहेव करते हैं बच्चों के साथ वैसे हमने इसके साथ बिहेव किया। तो धीरे 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 ये, और दूसरा ये था जब पैदा हुआ था तो उसकी दोनों टांगें ऐसी थी, एक दूसरे से लगभग लगी हुई। तो इसको जब ये 1 महीने का था तो प्लास्टर लगा लगा के इसकी टांगें सीधी करवाई। उसके बाद इसका फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद इसकी दोनों आंखों में ऑपरेशन एक साथ ही हुआ। तो जो इसका टाइम जो दुनिया देखने का था ना वो लगभग समझो खत्म ही रहा। तो धीरे धीरे इसको फिर ये आंखों में इम्प्रूवमेंट हुआ। इसकी आंखों में फिर दोबारा कैटरेक्ट आया। अच्छा। ये जब मेरे ख्याल 5 साल का था। फिर इसका ऑपरेशन हुआ, फिर एक बार तीसरी बार ऑपरेशन हुआ, और अभी उसके बाद से फिर इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसकी आई साइट ठीक है। अच्छा। तो वो जो उसका मतलब लर्निंग टाइम था ना जो उसका बच्चे का, तो वो लगता है कि हम ये चूक गया या हम चूक गए उसको। तो इस वजह से मतलब ये फिर ज़्यादातर हम इसको वैसे ही, जैसे हमें जब वहाँ पता चला कि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। हमारे यहाँ एक ये थी ONGC में डॉक्टर मलिक करके थी। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे बहुत धैर्य से काम लेना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। उन्होंने काफ़ी अच्छा समझाया था मेरे को। तो इसके साथ हुई, पर समाज में इधर भी जाते थे हम लोग, मैं इसको लेके जाती थी सब जगह। कई बार लोग मतलब उस दृष्टि से भी देखते थे कि बच्चा साथ में लाइए करके। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमारी फैमिली में भी कोई फंक्शन होता, कहीं कुछ भी, मैं इसको हमेशा साथ रखा इसको मैंने। तो इससे क्या हुआ, इसका जो क्या कहते हैं समाज के साथ जो इसका बिहेवियर था वो धीरे धीरे मतलब पलने लगा उसमें। मैम एग्जैक्टली जो सुमित के साथ जो प्रॉब्लम है उसको कहते क्या है टेक्निकल टर्म्स में? इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। और ये मॉडरेट में है, मतलब ये सीख जाता है, कोई चीज़ को सिखाओ मतलब कई बार कहना पड़ता है इसको, सीख जाता है। जी जी जी। मैम थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, इसमें कैसी दिक्कतें बच्चों को आती हैं? इसमें बच्चे जरा समझने की कोशिश कम, मतलब समझता कम है बच्चा ये। और ये बच्चे एफेक्शनेट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार किसी को अगर देख लिया तो इनके दिमाग में रहता है कि हमने इसको देखा है, कहीं भी मिलेंगे तो पहचान जाते हैं बच्चे। इसके अलावा इनको अपनी चीज़ों की बड़ी फिक्र होती है। अभी जैसे की ड्राइंग फाइल और सब आपके पास पड़ी थी ना, तो उसका ध्यान उधर था। तो ये अब हम लोग कहीं इधर उधर जैसे पहले जाते थे तो बस में ट्रेवल करते थे तो सामान हमारा रखा रहता था, तो इसको पता रहता था कि हमारा कितना सामान है, बल्कि मैं ही भूल जाती थी। तो ये हाँ ये अलर्ट रहता था कि ये हमारा सामान है। तो इन बच्चों के अंदर ये चीज़ है कि अपनी चीज़ और अपना काम ये बड़े उससे करते हैं, बड़े मतलब क्या कहते हैं मनोयोग से करते हैं। अपने किसी भी काम को इनको दे दिया जाए और खुश होके करते हैं। अभी भी बिल्कुल ड्राइंग में पूरा फोकस उनका ड्राइंग में है। तो अभी हम लोग जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये सुन रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे? ना हो सकता है समझ भी रहा हो, लेकिन वो अपने काम पे बिजी है पूरा उनका पूरा अटेंशन। बिल्कुल हाँ। कोई भी काम दे दो इसको, जैसे कई बार जैसे पहले स्कूल के कार्ड वगैरह छपते तो अब उतने सारे 150-200 कार्ड हम उसको करते थे लिफाफे में डालना, तो इसको दे दिया सुमित ये काम कर लेना, तो ये करता था। अभी भी स्कूल में भी कोई काम कराना है कुछ कराना तो इसको अभी इसको दे दिया जाए तो ये अच्छी तरह से करता है, और बच्चों की अपेक्षा ये काफ़ी अच्छी तरह से करता था पहले से। और इसके अलावा इसको अगर कोई ड्यूटी दे दी जाए, जैसे अभी जी बेटी का हमारा वो था वहाँ क्या कहते हैं इसका PhD कंप्लीट हुआ था, तो हम लोग गए थे इसमें। तो इसको क्योंकि इसको छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल था हमारे, तो इसकी बुआ लोग आई थी, वो लोग संभाल रहे थे इसको। तो इसको हम ये स्कूल का काम देंगे कि तू प्रिंसिपल है स्कूल का और टीचर्स की अटेंडेंस लेना। तो बाकायदा इसने डेली अटेंडेंस ली उनकी। मतलब इसको बहुत अच्छा लगा कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ। मतलब इसका मतलब ये समझते हैं कि कौन प्रिंसिपल है, कौन टीचर है, कौन सर्वेंट है, ये भी इन चीज़ों को इनको मतलब रहता है। मतलब ये अटेंडेंस कैसी ली इन्होंने?
इनको मैं एक रजिस्टर दे गई थी, अच्छा तो उसमें मैडम लोगों के नाम लिखे थे, तो डेली वो आते थे, वो अपने हाँ। प्रेजेंट लगाते थे उसमें। अच्छा तो मैम स्पेशल देखभाल के साथ साथ क्या इनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है? नहीं, मेरे ख्याल मेडिकल ट्रीटमेंट की, अगर कोई इनको रोग है तो उसकी तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वैसे इनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। इनको अभ्यास से ही सिखाया जा सकता है। अच्छा कोई भी चीज़ें इनके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अभी आपने इसकी कॉपी में देखा होगा कि इसने काउंटिंग भी कर रखी है, मल्टीपल, और ये जी जी जी, ये कॉपी इनकी हाँ। रखी हुई है ना यहाँ पर, मैम ये- थोड़ा सा दिखाएंगे। माइनस प्लस के भी इसके सवाल किए हुए, तो अच्छा ये देखिए अभी इसका ध्यान उधर चला गया, कॉपी उधर चली गई। तो हाँ, सुमित का पूरा ध्यान सुमित देख रहा है कि उसकी नोटबुक देख रहे हैं। सुमित आपने तो बहुत अच्छा काम करा हुआ है। सुमित ने हिंदी में भी लिखा है, सुमित पांडे मेरा नाम है, आज गुरुवार है, राम नाम काम। बहुत अच्छा। मैम मैथमेटिक्स की भी की है, मल्टीप्लिकेशन के सम्स कर रखे हैं, हाँ, बहुत अच्छा और वैसे इन बच्चों में होते हैं कई ना ऐसे, मतलब बहुत मैंने बच्चे देखे ऐसे कि जिनको 10th तक मतलब वो ये पहाड़े उनको याद हैं, किसी को उससे आगे भी याद हैं। अच्छा। काउंटिंग में भी वो 1000 2000 में भी चले जाते हैं। और सुमित को मैम कितने टेबल तक याद है? इसको 3-4 तक याद थे इसको। अच्छा हाँ, लिखा भी है सुमित ने, 2 का टेबल, 3 का टेबल लिखा है। और मैम काउंटिंग इन्होंने 100 तक हाँ, इसका 100 लिखा हुआ है। ओके, सम्स भी कर रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में भी किया है मैम, दिस इज एन एप्पल, बहुत अच्छा लिखा है मैम। राइटिंग भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर मैम। तो वही है कि आप जितना मतलब इनको राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, और मैम राइटिंग में देख रही हूँ कि सुमित की ना इम्प्रूव होती जा रही है। हाँ हाँ। बिल्कुल जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा मैम, बहुत सुंदर। तो कभी जैसे मन से ना कर रहा हो ना, उस दिन इसके हैंड राइटिंग भी बिल्कुल वैसी हो जाती है। अच्छा, कितना ही इसको कह दोगे कि वो नहीं करेगा। अच्छा मतलब जब उनका मन होगा तभी करेंगे। हाँ, मतलब जैसे इसको मालूम है ना कि स्कूल का टाइम है हाँ। अपना सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक का, तो उस बीच में जो भी काम कराएंगे तो ठीक से करेगा। मतलब टाइमिंग इनका टाइम फिक्स है का, हाँ। कि- और अगर मतलब जैसे इसको घर में छुट्टियां पड़ जाती हैं या कुछ, तो उसको काम अगर कहेंगे कि कर, हम्म। तो इसका मूड होगा तो ले आएगा कॉपी, नहीं होगा तो फिर कहेगा पिक्चर देखना। पिक्चर का बड़ा शौक है इसको। तो मैम कौन सी कैसी मूवीज देखते हैं इसको? ये ज्यादातर अमिताभ बच्चन की और ये अनिल कपूर की, धर्मेंद्र की पुरानी पिक्चर इसको ज्यादा अच्छी लगती क्या है। बात है, अच्छा। और ये पिक्चरों को नाम से भी उसी से जानते हैं कि आज कौन सी पिक्चर देखी, शाहरुख खान की, आज कौन सी देखी, अमिताभ बच्चन को कहता है अजूबा। अजूबा। उसकी अजूबा पिक्चर आई थी ना, तो फर्स्ट इसने वही देखी थी, अच्छा वो मतलब से उसका नाम अजूबा पड़ गया। अच्छा, और मैम ये मूवीज रिपीट भी करते हैं, जैसे अजूबा बार बार देखेंगे या कुछ ऐसा है, या अलग अलग अमिताभ बच्चन की या कोई भी एक्टर जो नहीं फेवरेट है उसका? अमिताभ बच्चन होना चाहिए उस पिक्चर में। अच्छा वो अलग अलग मूवी भी चलेगा, हाँ। ऐसा नहीं है कि एक मूवी ना ना अलग। अच्छा अमिताभ बच्चन बहुत अच्छी और अभी धर्मेंद्र का नाम आकाश, किसी पिक्चर में आकाश रहा होगा, अच्छा। उसमें आकाश। उससे पूछते ना कि कौन था पिक्चर में, कि आकाश था। अनिल कपूर का तो खैर नाम लेता है, उसका तो अनिल कपूर ही कहता है। अच्छा और उससे जैकी सराफ को बोलता है ये हाँ। हीरो, अच्छा उसके movie हीरो, देखी हाँ, होगी ना? तो उसमें हीरो था वो, तो उसको हीरो। अच्छा तो इस तरह से वो करता है। लेकिन ये ना मतलब जैसे हेमा मालिनी वगैरह इनका नाम, ये इनको लाइक नहीं करता, अच्छा महिलाओं को नहीं करता। लेडीज जितनी भी होंगी एक्ट्रेस, उनको बिल्कुल नहीं। कई बार हम कहते हैं इसका नाम क्या है, वो मुंह बंद कर लेगा, बोलेगा ही नहीं। कितना अच्छा। बताओ कि फलाना ना, वो कहेगा नहीं। इसको ज्यादातर एक्टर अच्छा लगता है। अच्छा 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 और गायकों में इसको किशोर कुमार अच्छा किशोर कुमार अच्छा लगता उनके गाने सुनते हो? गाना, हाँ सुनता है। मैम ये कुछ बच्चा आपको अलग सा नहीं लग रहा बिल्कुल? जैसे मतलब उसको देखो ना, जैसे बड़े बुजुर्गों को पसंद होता है मेलोडियस, तो उनकी चॉइस भी ऐसी है कि पुराने एक्टर्स, गाना हाँ। भी है कि किशोर कुमार का, वरना आजकल की जनरेशन तो आपको पता ही है। नहीं, पर इन बच्चों को ये है ना, इनको इन्होंने जो इनके दिमाग में या जो इन्होंने पहले सुना या देखा, वही मैंने कहा ना, वही चीज इनको याद रहती है। हाँ, अच्छा अच्छा वही फिर उसकी इसलिए याद फिर है। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक तो उस समय जब इसने पहली पिक्चर देखी थी तो अमिताभ बच्चन की, वो भी टीवी में देखी थी, अजूबा। तो वो अजूबा इसको, फिर हम इसको पिक्चर हॉल ले गए एक बड़ा, अच्छा तब वो पिक्चर हॉल पहले ले गए थे हम, लाडला। तो उसमें अनिल कपूर था उसमें। अच्छा वो एंजॉय किया होगा हाँ। उसमें। अच्छा मैम तो उसके बाद बीच में कहता था हाँ। बड़ा बड़ा में ले जाओ, बड़ा बड़ा मतलब बड़ी पिक्चर हॉल में ले जाओ। अच्छा वहाँ बड़े स्क्रीन में अच्छा लगा होगा। उससे कहो पिक्चर के लिए कोई बड़ा बड़ा में ले जाओ, तो इसको हम बड़ा बड़ा ले जाते हैं। पहले कुछ वर्ड्स बोल लेता, अभी भी बोलता है, लेकिन मूड के ऊपर बात है। अच्छा अच्छा मैम सुमित आपका फर्स्ट चाइल्ड है? हाँ, फर्स्ट अच्छा बेटी आपकी इनके बाद? हाँ, इसके तो दोनों बच्चों में कितना गैप है? इनमें 7 साल का। अच्छा 7 साल का गैप है। अच्छा तो मैम पहले हम असल में इसी के पीछे भागते रहे ना, अरे अच्छा तो फिर हम हाँ, हाँ, फिर इसके बाद फिर जब ये थोड़ा स्टेबल हुआ तो फिर तब आपने किया। अच्छा अच्छा।
तो मैम जैसे जब आपको पता चला कि सुमित को एक मतलब एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो क्या दिमाग में आया? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने कहा जैसे नॉर्मल बच्चे का वो है तो इसको वैसे ही रखना है, वैसे इसको खाना देना, वैसे इसको नहलाना, वैसे इसके साथ बातें करना। और ये ज़्यादातर मतलब ये ना बचपन से ही बड़ों के बीच में रहना पसंद करता था। जैसे मैं बड़ी जैसे मतलब अपनी नानी नाना हो गए, मामा नाना, ये जो भी कुछ मतलब इससे बड़े जो हों बच्चे, उनके साथ ज़्यादा रहता है। लेकिन छोटे बच्चों को बड़ा प्यार करता है। अच्छा। हाँ, छोटे बच्चों को भी बहुत प्यार करता है। और पेट्स पसंद है सुमित? पसंद है लेकिन डरता है। डरता है उनसे? अच्छा। तो इसलिए हमने रखे भी नहीं कोई घर में। पहले अब नानी क्या था, इसके यहाँ डॉग था तो। अच्छा मैम, कभी ऐसा लगा कि जैसे जब आप बाकी दूसरे बच्चों को देखती होंगी, जब सुमित ही आपके पास था, तो ऐसा कभी लगा कि इनके बच्चे नॉर्मल है ना, मेरे साथ ही ऐसा किया? कभी इस प्रकार का कभी विचार आया? ना ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि हमारे फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं था। तो मैं इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाई कि मेरा बच्चा ऐसा है। मैं ये आस में रही कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। तो फिर जब जैसे मैंने बताया ना, एम्स वाले ने कहा कि बिल्कुल ही नहीं हिल सकेगा, अपनी जगह से नहीं बैठ पाएगा। पहले बैठ भी नहीं पाता था ठीक से ना। तो बिल्कुल आप समझो इसको एक मट्टी का ढेला टाइप का उन्होंने शब्द यूज़ किया था कि उस टाइप का है, समझिए। तो मैंने कहा नहीं, ये कैसे होगा, मट्टी का ढेला तो हो नहीं सकता। हाँ, ये वहाँ डॉक्टर्स ने कहा था, नर्स थी या कोई थी वो वहाँ पर। तो बुरा लगा होगा आपको? गाने सुन के? हाँ, बुरा तो लगा, लेकिन ये था कि हाँ, तो बुरा तो लगा था तो, लेकिन मैंने अपने मन को पहले से मजबूत कर लिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर मलिक ने कहा था तुझे बहुत धैर्य के साथ काम चलना है इसमें। तो किस तरीके से मैम आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि मुझे इस बच्चे के साथ, मतलब स्पेशल ट्रेनिंग तो दी होगी ना मैम आपने? असल में क्या है ना, पहले आजकल तो जैसे इन पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अच्छा। कोई स्कूल ही नहीं नज़र आया हमको, कोई पहले था ही नहीं। मतलब ये देहरादून में तो फिर बहुत बाद में हमें पता लगा कि आवा बिहार में है ये जो रेफल वाला है ना। अच्छा। तो वो भी हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता था, लेकिन मैं जाती थी वहाँ लेकर के इसको। तो वहाँ पर भी जो एक्सपर्ट्स उनसे मिलती थी। और फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया गुजरात। फिर मैं गुजरात में गई तो वहाँ स्पेशल केयर के स्कूल होते हैं, वहाँ तो काफ़ी सारे होते थे। तो उन्होंने वो बताते रहते थे, बीच बीच में उनके यहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी आते थे। तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इसका डाउन सिंड्रोम के साथ साथ इसका जो हेड इंजरी हुई है ना उसमें, तो हेड इंजरी वही कारण रहा होगा जो मैं कह रही ना, मुझे 36 घंटे में बजाय इसको 6 घंटे में पैदा होना चाहिए था। तो हेड इंजरी कैसे हुई मैम? भैया फोर्सशिप तो नहीं है, लेकिन उसमें बच्चे को बाहर आने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ा होगा ना। और जब ये हुआ तो बिल्कुल मदर मेरी बताती है कि बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। बच्चा जब पैदा होता तो गुलाबी गुदगुदा सा होता है ना, ये बिल्कुल सफ़ेद और रूखा सा हुआ था पैदा। आपने देखा होगा ना? फिर मैंने बाद में देखा काफ़ी। अच्छा। रोया था मैम? मैं कह पैदा होता ही तो नहीं रोया ना ये तो। हाँ, तो ऑक्सीजन की कमी थी, क्या था, उन्होंने वो ऑक्सीजन वगैरह दिया हो क्या? हाँ, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं किया तो डैमेज तो हुआ ही होगा। अच्छा। मैम मतलब समाज से आपको, जो भी आपके सोसाइटी में थे, आपकी नेबरहुड या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव, तो उनसे आपको एक मिला, एक सपोर्ट जो होता है बच्चे को लेकर? हाँ, सपोर्ट मिला भी, और मैंने सपोर्ट उनसे अपने को लिवाया, क्योंकि मैं इसको हमेशा साथ रखती थी। अच्छा। जब तक तुम अपनी चीज़ की हिफाजत तुम खुद नहीं करोगे, दूसरा थोड़ी करेगा उसके लिए। तो यही कारण रहा कि ये हमारे परिवार में भी, समाज में भी जाता रहा इधर उधर। मैंने बताया ना कि किसी के चेहरे को देख करके लग जाता कि ये शायद इसको लाइक नहीं कर रहे हों, इससे। तो वो तो मैं रीड करती थी, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई वो नहीं था, इलाज नहीं था उनका कि उनको मैं कैसे वो करूँ। और ना ही हमारे पास कोई ट्रेनिंग थी कि मैं उनको बता पाऊँ ये क्या है क्या नहीं करके ना। तो ये सब जो था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने और बाकी और जो भी हमारे थोड़ा बहुत रिश्तेदार थे, उन लोगों ने कभी मुझे भी ऐसे फील नहीं होने दिया कि बच्चा ऐसा है करके। लेकिन हाँ, लेकिन और जो थे ना, मतलब और समाज में तो बहुत तरीके के लोग होते हैं। मतलब किस प्रकार का उनका व्यवहार रहता था आपके प्रति, जो आप कह रहे हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे? मतलब मेरे को देख करते नहीं होता था, लेकिन उनको ये लगता था कि अब जैसे किसी के अंधविश्वास भी होता है ना कि ऐसे बच्चा आ गया हमारे घर में, इसको साथ कुछ मतलब कुछ सोचते होंगे। अच्छा। लेकिन फेस रीडिंग से उससे पता लग जाता है, लेकिन वो भी अपने को ज़्यादा शो नहीं करते थे। फिर मैं समझ जाती थी कि ये प्रॉब्लम है करके। अच्छा।
और मैम जो इनकी स्टार्टिंग की स्कूलिंग रही है वो तो एक नॉर्मल स्कूल में, हाँ नॉर्मल स्कूल में थी। वहाँ एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी मधु, अच्छा। तो उसने कहा इसको मेरे यहाँ भेज दे। तो उसके यहाँ तो उसने अपने मतलब जो नर्सरी में रखा, फिर KG1 KG2, फिर फर्स्ट। जब भी फर्स्ट में आया तो फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ से, बड़ौदा चले गए थे हम। फिर वहाँ जब स्कूल में इसको एडमिशन दिलाने लगे तो वहाँ से उन्होंने कहा भी इसको तो यहाँ तो मुश्किल है, इनके लिए स्पेशल स्कूल है, वहाँ ले जाओ। फिर एक सयाजी में है वहाँ पर, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई एक चाइल्ड क्लिनिक करके था, तो वहाँ मिले गई। वहाँ तो फिर वहाँ इस टाइप के काफ़ी बच्चे थे। फिर धीरे धीरे मतलब एक्चुअली मैंने जो अपना स्कूल खोला तो मेरी पाठशाला यही थी, इसके साथ ही मैं इधर उधर गई, तो मैंने वहाँ सीखा, लोगों के साथ उनके बातचीत करी। और अभी मैं अपने टीचर्स को कई बार वो करती तो वो बताती भी कि हमें तो ऐसे किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसे ही करो करके। तो मैम जो आपका अपना स्कूल है, हाँ। वो आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं बेटे की वजह से, हाँ इसी की वजह से, इसी की वजह से। हाँ ना, बस थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताइए मैम, किस प्रकार का वो स्कूल है, कितने उम्र के बच्चे वहाँ पर आते हैं? स्कूल तो वो मेनली बड़े बच्चों के लिए था, इस टाइप के बच्चों के लिए, जो उसमें कुछ मल्टीपल भी आते हैं बच्चे उसके, और कुछ ऑप्टिमिज्म के भी आते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी आते थे जो मतलब कई उसमें मतलब ना तो बोल पाते हैं ना खा पाते हैं ठीक से, उनको खाना भी हम खुद ही खिलाते थे, मतलब गले में डालना पड़ता था उनके वो, और पीछे से पानी डालते थे उनको ताकि नीचे चला जाए। तो इस तरह के हमारे पढ़कर 24-25 बच्चे थे मेरे पास, तो अलग अलग उसके थे सारे। और ये बच्चे वो थे कि जो अपने स्कूलों में से जहाँ वो बचपन से जा रहे थे वहाँ से उनको मतलब पास आउट हुए वो, तो उस वक्त उनके पेरेंट्स को ये लगा कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है हमारे यहाँ उनको भेज दो, मैं बड़ों को मैं देख लूँगी। लेकिन उससे मैंने क्या करा, छोटे बच्चे कोई नहीं लिए, जो थे मेरे पास पहले के 3-4 वही बच्चे चले। और हमारे यहाँ उसमें स्कूल में हर तरह की उसमें वो थी, उनको सुविधा थी बच्चों के लिए। सुविधा ऐसी थी कि उनको बिल्कुल घरेलू ट्रीटमेंट मिलता था बच्चों का, तो उन बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा हमारे यहाँ। जो बच्चे मतलब पेंसिल भी हाथ में नहीं ले पाते थे इतने बड़े होने के बावजूद, तो उनको हमने पेंसिल मतलब हाँ, इनके लिए मैं योगा टीचर थी मेरे पास, एक आती थी वो योगा कराती, तो जिस बच्चे का हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलता था उसका हिलने लगा। जो बच्चे कुर्सी से नीचे नहीं बैठ पाते, कुर्सी से नीचे बैठना शुरू करे उन्होंने। तो मेरे पास पहले स्टाफ था अच्छा था, तो अब तो मेरे पास मैंने एक ही टीचर रखी हुई है, तो क्योंकि अब 2-3 ही बच्चे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी है वो। तो वो मैम स्पेशल एजुकेटर्स रहती होंगी ना? सब स्पेशल एजुकेटर थे। हाँ। अच्छा, अभी सुमित को देख रहे हैं, सुमित का पूरा फोकस ड्राइंग में है ना? अच्छा मैम, आप अपना काम भी कर रही हैं और साथ में अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया आपने ना, तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया मैम आपने? दोनों हो गए मैनेज। पहले तो यही बहुत बड़ी बात है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को स्पेशल उसकी ज़रूरत है, एक बच्चा आपका नॉर्मल है, तो क्या कभी बच्चों के बीच में या कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी? नहीं ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आई, मतलब ये जब बेटी मेरी बड़ी हुई तो वो खुद ही इसको संभालने वाली होगी। मैं कई बार इधर उधर जाती थी तो उसको देख लेती थी, हाँ, देख लेती थी। हम लोग कहीं भी इधर उधर घूमने गए, कहीं गए तो इसने देखा इसको। अच्छा, बेटी ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ। अच्छा, तो मतलब बेटी एक सपोर्ट बन के आई अपने भाई का। हाँ। और मैम काम के साथ साथ कैसे बैलेंस बनाया? ये एक्चुअली मैं इसलिए पूछी हूँ क्योंकि आप एक बहुत ही मैम एक मोटिवेशन है उन पेरेंट्स के लिए, है ना, जो बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ ऐसा बच्चा क्यों हुआ है और ढंग से देखभाल नहीं कर पाते। तो आप एक आइकॉन की तरह, तो आप बताइए उनके लिए। नहीं मेरे पास भी आते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, कई लोग मुझे फ़ोन से मेरे से बातचीत करते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ, वो कहती है, वो बताती हैं अपना एक्सपीरियंस कि हम जब जाते हैं तो अब हमारे बच्चों को अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देते। इस तरह के भी कुछ पेरेंट्स के वो आते हैं मेरे पास। मैं कहती हूँ ना खेलने दे, तुम खुद खेलना शुरू कर दो ना बच्चों के साथ में। तुम पार्क में जा रहे हो तो कहती हैं हम पार्क में जाते हैं तो लोग अपने बच्चे को वहाँ से दूर कर लेते हैं, और हमारी सास भी हमारे साथ ऐसे बिहेव करती है। तो करने तो उसमें क्या है, उसमें तुम अपना काम करो ना, अपना काम करते रहोगे तो अगर तुम अपने बच्चे के साथ अपना भी लगी रहोगे तो दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर वो धीरे धीरे खुद ही अट्रैक्ट होगा, अरे इनका बच्चा तो ऐसे। तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि समाज को एक्चुअली क्या बच्चों के साथ ना संवेदनशील होना चाहिए ना, अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है वो या तो भी अंधविश्वास में चले जाते हैं कि ना जाने क्यों। हाँ, कोई कहते हैं तो उनको यही नहीं मालूम कि इन बच्चों में और मेंटली जो दूसरे और बीमारी जो मेंटली है उसमें और इन बच्चों की जो मानसिक अवस्था है उसमें क्या अंतर है, वो पता नहीं होने के कारण। इसीलिए मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हूँ, मेरे 8 मई को होता है हर साल। अच्छा।
स्कूल्स का होता है। तो मैं स्कूलों में एक टॉपिक देती हूँ और उस पर बच्चे अपने डिबेट करते हैं। अच्छा। वो मैं इसलिए करवाती हूँ कि मैं इनको डिबेट का जो इनसे संबंधित ही देती हूँ, जो भी टॉपिक जैसे देती हूँ। मैम एक टॉपिक बताइए किस प्रकार का? जैसे चुनौतीपूर्ण बच्चों के लिए समाज में कैसे आप उसको रखोगे या उनकी क्या अवस्था होगी। अच्छा। आपके आसपास जितने भी चुनौतीपूर्ण बच्चे हैं आप उसके लिए क्या करते हैं। इस तरह से कई कई टॉपिक्स हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। तो उनको देती हूँ, वो इसलिए देती हूँ उनको स्कूलों में कि वो जब उसको डिबेट के लिए वो तैयार करेंगे तो पहले तो वो अपनी जैसे क्लास को तैयार करते हैं ना, तो उनको टॉपिक से फिर उनको बताएंगे। तो कम से कम जो बच्चे वहाँ, और उसके साथ साथ मैं स्कूल वालों को कहती हूँ अपने स्कूल के 10 बच्चे सुनने के लिए भी लेकर के आना। 2 बच्चे उनके बोलने वाले हो गए, 10 उनके सुनने वाले हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चे वहाँ बैठ करके जिसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग बच्चे बोलते हैं, तो कुछ तो उनके दिमाग में जाएगा कि इनको समाज के साथ कैसे जोड़ें, मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ें, उनके आसपास कैसे बच्चे अगर कोई ऐसा है तो उसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। तो ये सब वो डिबेट्स में आता है तो बच्चे सुनते हैं वहाँ पर। तो ये मैं इसको सन 2008 से मैंने ये कार्यक्रम चला रखा है। और अभी तक मतलब हर साल ही, एक सिर्फ कोरोना को छोड़ के 2 साल, बाकी मेरे कंटिन्यूटी में चल रहा है। हाँ, तो हर स्कूलों में मैं करीब 14-15 स्कूल बुलाती हूँ, जिसमें से कभी 10 आते हैं, कभी 12 आते हैं, कभी 8 आते हैं, तो स्कूल के बच्चे आते हैं उसमें। अच्छा मैम, आप पहले से एजुकेशन लाइन में हैं या सुमित की वजह से आपका इसमें इंटरेस्ट आया? मैं शादी से पहले मैं पढ़ाती थी SGRR में। अच्छा, आप पहले से टीचिंग लाइन में? हाँ, मैं एक्चुअली में क्या था कि मेरे फादर बाहर गए थे तंजानिया, तो उस वक्त इंद्रेश जी थे यहाँ पर, तो उन्होंने हमारा उनके साथ घरेलू संबंध था। तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि तू तो जा रहा है, ये बच्चे क्या ये लड़की क्या करेगी। तो उसने कहा उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ महाराज जी, आप ही इनको देखना। तो उस वक्त यहाँ पर कोई आचार्य मैडम थी, उनके हस्बैंड को कैंसर था, उन दोनों कैंसर बहुत कम सुनाई देता था, तो वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए पुणे गई थी, तो उनकी क्लासेस लेनी थी। मेरा तब BA प्रीवियस था। तो मैंने ने कहा तू ऐसा कर, मेरी मॉर्निंग क्लासेस होती थी 10 बजे तक, उसके बाद उन्होंने कहा तुम वहाँ चली जाओ स्कूल में। तो मैं वहीं पढ़ाती थी, फिर धीरे धीरे वहीं पढ़ाने की वो हो गई थी। तो उसके 1 साल मैंने पढ़ाया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आपको यहाँ पर जॉब दे देते हैं। फिर वो जॉब भी दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक स्कूल खोला वहाँ पर हॉस्टल बच्चों के लिए, तो उसमें मुझे असिस्टेंट वार्डन रख दिया। तो मैं वहाँ रही इसमें करीब, उसके बाद फिर मेरी शादी तय हो गई। फिर शादी के बाद छोड़ दिया। के बाद भी आपने कंटिन्यू रखा, लेकिन वो थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया है ना। तो बहुत सुंदर मैम आपकी जर्नी रही है। और मैम सुमित के बारे में थोड़े बताइए कि सुमित को क्या अच्छा लगता है। सुमित को ड्राइंग करना तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पूरा फोकस उनका वही है। और बहुत सुंदर मैम जो आपने इनको बोला था, बिल्कुल वैसा ही वो बना रहे हैं। आपने एक फ्लावर बोला था उन्हें शायद बनाने को ना मैम? हाँ, ये देखो पॉट पे कोई फ्लावर था ना, बिल्कुल। और कॉपी तो हट गई उसके आगे से अब। जी मैम, तो इसलिए अपने आप ही। थोड़ा और सुमित के बारे में बताइए, सुमित को क्या अच्छा लगता है, क्या खाता है? सुमित को तो खाने पीने में तो उसको इसकी ये मटन चिकन का ज्यादा शौकीन है। अच्छा। अंडा दे दो तो अंडे के नाम से कुछ भी काम कर जाएगा वो। अच्छा। हमें सुमित के लिए यहाँ पे कुछ एग्स वगैरह रखने चाहिए थे बातचीत करने के लिए, आपने पहले नहीं बताया। तो बॉइल्ड खाता है या ऑमलेट? सब दोनों तरह का। मैम आपको पहले बताना चाहिए था, सुमित आज बात नहीं कर रहा है हमसे। कई बार इसको कुछ कहना तो उसके जैसे कह सुमित आप तेरे ऑमलेट बना रहे हैं, तो बस फिर थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है हमारे साथ। अच्छा। जैसे आज भी मेरे ख्याल है आज काफी दिनों बाद, क्योंकि सावन भर हम लोग नहीं खाते, तो आज सुमित से पूछो क्या खाया करके। सुमित आपने क्या खाया आज? आज आपने क्या खाया सुमित? पुलाव खाया। और क्या खाया? अंडा भी खाया आपने? ऑमलेट खाया सुमित आज आपने? सुमित अच्छा लगता है आपको ऑमलेट? अच्छा लगता है? अंडा एग अच्छा लगता है ना? लगता है सुमित को? क्या क्या खाता है तुम? सुमित क्या क्या खाते हो बेटा, आप बताओ तो, क्या क्या खाते हो? समोसा। मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये सब चीजें हम रखते हैं। अच्छा, सुमित को समोसे पसंद हैं। और क्या पसंद है सुमित? और क्या पसंद है बेटा? और क्या पसंद है आपको खाने में? समोसा पसंद है। और अच्छा, आज क्या क्या खाया? क्या क्या खाया बताओ। मैगी। और बोलो। आज दिन में क्या खाया था? दिन में क्या खाया था चावल के साथ?
उसका ध्यान अभी 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 वही है ना मैम, फोकस उस पे है ना, हाँ। मैं पहले ड्राइंग कंप्लीट करूँ, हम फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मैम सुमित को एक तो वही जो अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, इनकी मूवीज देखना, किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद है, और घूमना बहुत पसंद है सुमित को। घूमना भी पसंद है। तो कहाँ कहाँ घुमाते हैं मैम आप सुमित को? हम तो इसको ले जाते हैं, जैसे देहरादून में तो ले जाते हैं, इधर राजपुर रोड तक ले गए, कहीं इधर गाड़ी में, पार्क, मतलब long हाँ drive गाड़ी में ना? जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पिकनिक इसे बहुत पसंद है। तो कहाँ का पिकनिक? तो आप पिकनिक में तो पहले अच्छी वाला ये सब जाते अच्छा थे, पानी वाली जगह पानी पसंद वाली होगी ना? जगह। अच्छा। और अपने साथ में इसको काम का ज्यादा है, इसका काम कैसा मैम? काम जैसे ये इतना ड्राइंग का हो गया, या अच्छा, ये इसको कई बार बोरिंग हो रहा है तो इसको शुरू में अपने लिए कुछ ले आया काम का, तो ले आता है कॉपी। अगर इसको मैंने कहा ना जैसे मूड होगा तो कॉपी पेंसिल ले आएगा, तो इसको काम दे दो। अच्छा, तो मतलब पिकनिक में भी आपको इनका पूरा लेके जाना पड़ता है ना, किट वगैरह वो? किट नहीं, पिकनिक में तो ये खैर अपना वैसे एंजॉय करता है। अच्छा, खूब अपना- नाचते हैं, अपना हाँ। खेलते कूदते हैं, दौड़ते हैं पूरा, मतलब अगर मैदान मिल जाए तो मैदान मिल दौड़ेगा जाए। होगा। अच्छा, और स्पोर्ट्स वगैरह भी कुछ करते हैं ना? हाँ स्पोर्ट्स भी करता है। ये जैसे कैरम बहुत बढ़िया खेलता है। अच्छा, कैरम बोर्ड। पहले भी ये जिला स्तर तक ये फर्स्ट आता रहा है। क्या बात है मैम, बहुत एक्सीलेंट। अच्छा, यहाँ नेस्यू करके थी ना एक संस्था, तो वो लोग सारे इनके जितने भी इनके स्कूल्स हैं जी जी। उनको, और साथ में NIVH वगैरह ये सब बच्चे आते थे, उनका उन्हीं हिसाब से इनका 2-3 दिन का इनका कार्यक्रम होता था, तो उसमें जिला स्तर तक के कार्यक्रम होते थे, तो उसमें ये करता था। एक बार कोई केरल से कोई संस्था आई थी, उन्होंने वेलम्स में वो कराया था, स्पोर्ट्स कराए थे, तो उन्होंने कहा कि इसको दौड़ने में लगा दो। हमने कहा भी इतना नहीं दौड़ पाएगा, उन्होंने कहा नहीं, और इसने, आप बिलीव नहीं करेंगे, थर्ड आते आते चुका, इतना इसने अपने को, सब लोग देखते रहे, इतना अपने को लगाया इसने रेस, हाँ खूब तेज, अच्छा, किसको जीतना है करके बस। अच्छा, मतलब पता है कि पता है, हाँ, जीतनी, जीतना। और पूरा अपना लगा है। और जैसे कई बार जैसे ये अपना इसके करता था ना कैरम में, अगर जब फर्स्ट आता इसको प्राइज मिलता था, तो जैसे आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े उनके जो दिखाते हैं स्टार्स को कुछ मिल रहा है, तो ऐसे वेव करते हैं अपने, तो वो लेकर के पूरा वेव करके अपने को पूरा मतलब सेलिब्रेट कर रहा है। पूरा, हाँ। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा मैम। और मैम कुछ स्पेशल सुमित के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? अच्छा, कार्टून देखता है सुमित के मैम? हाँ कार्टून। तो कौन सा कैरेक्टर सुमित को पसंद है? मेरे ख्याल पहले तो वो देखता था, क्या था, मिक्की डोनाल्ड क्या आता था उसमें, वो क्या बोलते हैं उसको, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी देखते और हैं वो हमेशा। क्या कहते हैं, डोनाल्ड डक, हाँ, मिक्की माउस। मिक्की माउस, अच्छा, सबसे जिसमें अच्छा जिसमें हंसने का थोड़ा हो। अच्छा वो ज्यादा अच्छा, अच्छा। टॉम एंड जेरी में जैसे वो चूहे बिल्ली का चूहे दिखाते बिल्ली हैं का, ना, तो हाँ। अच्छा वो तो पूरा वो समझते हैं, देखते हैं उनको ना। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैम अभी जो आई साइट है इनका ना, तो अभी कुछ स्पेक्स वगैरह की जरूरत तो नहीं है ना, मतलब उन्हें क्लियर दिख रहा हाँ मेरे होगा? ख्याल नहीं है, क्योंकि कई बार हाँ। नीचे गिरी हुई सुई भी उठा लेता है, अच्छा, इसका मतलब इसकी आंखें ठीक है। हम कई बार इसको हमने चश्मे वगैरह बना करके दिए, हम्म। तो इसने नहीं पहना। हाँ, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ ना मैम, तो वो कलर्स को बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो कलर देख रहे हैं। अब देखो मैम, इसमें बीच में भले तो कॉपी तेरी उधर चली, कोई बात नहीं। अभी उन्होंने ब्लू कलर ही यूज किया है, हाँ। आपने रेड दे दिया, तो मैम ये अपने आप मल्टी कलर्स यूज कर सकते हैं, जैसे हाँ आप हाँ इन्हें ड्रॉ हाँ, करने करते देंगे? करते। ये आपको देना कर लेंगे ना, ना? अपना आप कर अच्छा, अपना आप कर लेंगे ना। अच्छा अच्छा, जैसे अभी ब्लू कलर ही कर रहे हैं वो, पूरा फोकस मैम पूरा उनका पूरा ड्राइंग पे ही है। इस कार्टून भी बनाता है कई बार, अच्छा, अच्छे कार्टून इसमें बना रखा था फाइल में। हाँ बिल्कुल, मैंने उनका देखा भी ना। हम्म। भारती मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुमित के बारे में आपने बताया, अपने चैलेंजेस के बारे में बताया, और आप एक रोल मॉडल हैं उन सभी पेरेंट्स के लिए, चाहे जिनका स्पेशल बच्चा है या जिनके नॉर्मल बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि हम थोड़ी सी तकलीफ लाइफ में होती है, हम बहुत मायूस हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। आपने अपने बच्चे को पूरी चुनौतियों से, पूरा मतलब चैलेंजेस भरा आपका जीवन रहा है, और आपने इतना अच्छा उसको सक्षम बनाया, उसके स्किल डेवलप किया। मैं उसकी नोटबुक देख रही थी, लैंग्वेज से लेकर, है ना, उसके मैथमेटिक्स से लेकर आपने बहुत अच्छा उसको ट्रेन किया है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि उन पेरेंट्स को आप क्या एक शिक्षा देना चाहते हैं जिनके ऐसे बच्चे हैं? उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो अपने बच्चे को अपने साथ ही रखें। जैसे कई पेरेंट्स को, मुझे भी कई लोगों ने कहा था कि इसको हॉस्टल में छोड़ दो, ये कर दो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब मुझे परेशानी नहीं, तुम्हें क्यों परेशानी है, मैं अपने साथ रखूँगी जब तक। और अभी भी मेरा यह है कि जब तक मेरी सांस है तो मैं इसके साथ में हूँ। बात की भगवान जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे कुछ पेरेंट्स ने अभी कोरोना के टाइम पे भी ना अपने बच्चे
हॉस्टल में डाले हैं, क्योंकि हॉस्टल से जहाँ भी डाला वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया इनके बिहेवियर के बारे में ना, कि कैसे इनका बिहेवियर। तो मैं तो उनके पेरेंट्स को यहाँ भी समझाती थी कि भैया इनको मत भेजो, जब तक तुम हो, पति पत्नी में से एक भी जिंदा है तब तक अपने बच्चे को अपने साथ में ही रखो। जी जी। क्योंकि जो देख रेख तुम कर सकते हो ना, वो दूसरा नहीं कर सकता, चाहे कितना ही कैसा भी वो हो। लेकिन वो जो अपने बच्चे का तुम ख्याल रख सकते हो, तुम उससे डांट भी सकते हो, मार भी सकते हो, उसको सहला भी सकते हो। वो सेंसिटिविटी शायद दूसरे को नहीं है। दूसरे को इतने कहा, वो दूसरा जो है वो तो ऑन पेमेंट पर है ना, वो तो वहाँ पर सैलरी ले रहा है, तो उसको सैलरी लेनी है, तो उसको तो सैलरी लेनी, तो जैसे जैसे करेगा। अब मुझे कई जगह से वो भी मिलता है कि जो इन बच्चों के जहाँ हॉस्टल है वहाँ बड़ी मतलब बदबू आती है, बच्चे ठीक से नहीं रहते, तो कोई कितना कर लेगा किसी के लिए ना। जी मैम जी। तो अपने घर में अपने एक बच्चे को नहीं देख रहे, वहाँ तो उनको सैकड़ों को देखना है। तो मेरा तो उनसे यही है कि अपने बच्चे को, जब तुम्हारा बच्चा ऐसा है तो तुमको ये क्या कहते हैं, पंडितों पाखंडों के साथ में नहीं रहना है। हाँ, जो कहते हैं कि ऐसा हो गया। हमसे भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन हम तटस्थ रहे अपने उसमें। अच्छा। हमने कहा नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम चल गया था कि ये ऐसा है, इसके इस कॉज से ये हुआ है करके, तो हमें मतलब जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हम अपने मन में भक्ति लेकर चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो। हमें अभी भी आशा रहती है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, लेकिन हमें मालूम है नॉर्मल नहीं है, जो है सो है, और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा बच्चा है, हमने पैदा किया है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैम आज वो ये सब कर पा रहे हैं, वो एजुकेशन और ट्रेनिंग की वजह से है ना मैम। तो अगर इस अंधविश्वास में पड़ते तो शायद माँ बाप नहीं ध्यान दे पाते ना। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि अपने बच्चे को अपने पास ही रखिए, है ना, खुद ही वो स्किल डेवलप करिए। माँ से बेस्ट तो कोई टीचर ही नहीं होती मेरे ख्याल से, माँ से बेस्ट कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं होती। अब ऐसा है ना कि पहले तो संयुक्त परिवार होते थे। जी, जी, जी। एक बच्चा ऐसा हो भी गया तो वो बच्चा उस परिवार में कोई ताऊ चाचा बुआ मौसी जो भी है, मतलब कोई ना कोई वो करता है, तो ये बच्चे खुद ब खुद सीखते थे। अब आजकल एकल परिवार है तो उसमें कहाँ बच्चे को सीखने का मिलेगा ना इतना। अब अगर उसके साथ उसका दूसरा नॉर्मल बच्चा है तो वो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। जी मैम, बिल्कुल मैम। और इसमें भी कई कैटेगरी होती है, कुछ बच्चे हाइपर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही मतलब शांत होते हैं। अब जैसे इसकी मैडम है, तो अभी बीच में कहीं ट्रेनिंग के लिए वो बॉम्बे गई थी, तो उसने बताया कि वो तो है बड़ा शांत है, तो वो लोग मतलब विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि इतना मतलब शांत बच्चा कैसे हो गया है। अच्छा। जो इसके जो कंडीशन के हिसाब से उसने बात करी ना, या और बच्चे जो होते हैं। जी जी। तो वो कहते हैं शांत कैसे। शांत ये है कि हम इसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह से हमने बिहेव किया। अगर इसको कोई चीज हुआ तो हमने इसको डांटा भी, हम कोई उसमें इसको मारा भी, ताकि वो बच्चा समझे सीखे उस चीज को। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर परिवार में एक बच्चा नॉर्मल है और एक अगर स्पेशल बच्चा है तो दोनों को मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, है ना, ताकि वो अपने आप को एक स्पेशल फील ना कराए। ये बहुत अच्छा एक लेसन है ये उन पेरेंट्स के लिए। डाउन सिंड्रोम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमित की सिस्टर सुचिता मौजूद हैं, तो हम सुचिता मैम को बुलाते हैं जो हमारे साथ बैक कैमरा मौजूद है। कि सुचिता प्लीज आइए, थोड़ा सा हमें बताइए डाउन सिंड्रोम के बारे में। हाँ सुचिता प्लीज बताइए, आप थोड़ा इलेबोरेट करिए कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। सो डाउन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक कंडीशन है, और ये जैसे बोलते हैं कि कुछ कंडीशंस इनहेरिटेड होती है, पेरेंट्स से आती है, वैसा नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 हमें मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, जिसमें कि इंक्लूडेड होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक मदर से एक फादर से। बट जो बाकी के क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं बेसिकली, उसमें जो 21 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक फादर से आता है, बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी आता है डाउन सिंड्रोम के केस में, जिसमें वो मदर से भी आ सकता है, फादर से भी आ सकता है, तो इट्स इररिस्पेक्टिव। और क्योंकि 21 क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। अच्छा। तो इसलिए से ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। अच्छा। और इसमें जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली सबके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो यू कैन आइडेंटिफाई बच्चों को देख करके उनके फेशियल फीचर्स को कि वो कैसे, मतलब यू कैन जस्ट से टेल कि इनको डाउन सिंड्रोम है। और बाकी कितना सीवियर है उसके बेसिस पे हाउ दे बिहेव वो डिपेंड करता है। तो कुछ लोग ज़्यादा शांत होते हैं जैसे सुमित है, पर कुछ लोग काफ़ी हाइपर भी होते हैं। देन अगेन उनको इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी मिल रही है जहाँ वो ग्रो अप हो रहे हैं, उसके बेसिस पे उनका नेचर क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। अच्छा, मतलब इसमें भी कैटेगरी होती है, माइल्ड सिवियर या प्रोफाउंड कैसा है। हाँ। अच्छा, तो ऐसा होता है। तो कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो लोग
जैसे इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं थी जैसे मम्मी बताई थी पहले। तो जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा होती है, जैसे मैं पहले यूएस में थी तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि बच्चों के अगर उनको ट्रेनिंग ढंग से दी जाए तो फिर वो लोग काफ़ी जगह पे जैसे अच्छे से काम कर सकते, जैसे मैकडॉनल्ड्स में काम कर लिया या फिर कॉफ़ी शॉप में काम कर लिया, और वो लोग काफ़ी इंटरैक्टिव भी होते हैं। बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि उनको बचपन से ट्रेनिंग कैसे मिली है, प्लस उनको कितना सीवियर डाउन सिंड्रोम है। तो सुचिता, तुम्हारी जर्नी कैसे रही है? क्योंकि तुम सुमित से कितने साल छोटी हो? 7 साल। 7 साल छोटी हो ना, तो कैसे लिया अपने भाई को, किस तरीके से देखा तुमने? जब मैं छोटी थी तो आई थिंक मेरी अवेयरनेस सिर्फ इतनी थी कि मेरा भाई है और वो ऐसा है। तो जब हम लोग उस टाइम पे बड़ौदा में थे, जब मैं अपने आप को काइंड ऑफ कह सकती हूँ कि मेरे को थोड़ी सी अवेयरनेस आई कि हाँ ठीक है मेरा भाई ऐसा है। हम लोग बिल्डिंग में रहते थे तो वहाँ पे और बच्चे थे, भाई बहन, और वैसे मैं देखती थी फैमिलीज़ में तो वो लोग सब नॉर्मल मेरी तरह थे, तो सोनू डिफरेंट लगता था मुझे। तो एज अ किड मैं सोचती थी कि बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि सोनू स्पेशल है और सिर्फ यही है दुनिया में, ऐसा और कोई नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे ये सब इतनी चीज़ें कुछ पता नहीं थी, आसपास भी कोई नहीं था ऐसा। अच्छा। हाँ। एंड देन जब हम लोग देहरादून आए थे तो हम लोग कैसे कभी बर्थडे पार्टीज़ में इधर उधर जाते थे पड़ोसियों के यहाँ, तो जैसे पड़ोसी लोग थे वो लोग तो जानते थे बचपन से कि सोनू कैसा है। बट देन उनके यहाँ अगर और लोग आते थे तो वो लोग सोनू को एकदम ऐसे घूर के देखेंगे, या फिर वो तो मैं ही होती थी इसके बगल में। बुरा लगता था? बुरा तो नहीं, पर मैं बहुत प्रोटेक्टिव फील करती थी कि यार ये ऐसे क्यों देख रहे हैं इसे। और ऐसा लगता था कि मेरा भाई ऐसा क्यों है, ऐसा कभी आया? ऐसी फीलिंग आती थी बचपन में। एंड देन एट सम पॉइंट आई थिंक आई रियलाइज कि आगे मुझे ही इसका ध्यान रखना है, तो मेरे को इसे प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली जैसे कई लोगों को शर्म आती है कि अरे छुपा लो, हमें नहीं बताना मेरा भाई है, या फिर ऐसे इस टाइप के, मेरे को ये लगा कि मैंने खुद को ये समझाया कि नहीं ये है और दिस इज़ द रियलिटी एंड आई हैव टू बी विद इट। तो वैसे बाकी मैं फिर अपने पढ़ाई के लिए मोस्टली बाद में बाहर ही रही, तो 10-15 साल तो मैं घर से बाहर रही। पर ये हमेशा जब भी मैं जाती थी तो ये काफ़ी सैड हो जाता था कि ये जा रही है, तो 2-3 दिन तक ये बात ही नहीं करेगा। तो जाने से 1-2 दिन पहले से बताना आता था कि सोनू मैं सामान पैक कर रही हूँ, मैं आ जाऊँगी वापस। तो ऐसे करके रक्षाबंधन में गिफ्ट देता है सुमित आपको? हाँ देता है, पैसे देता क्या दिया है। सुमित ने? सुमित क्या गिफ्ट दिया आपने क्या गिफ्ट दिया अपनी बहन को रक्षाबंधन में? राखी बांधी थी आपको? बांधी थी ना राखी? कहाँ है राखी आपकी? उतार दी आपने? राखी तो उतार दी। और क्या गिफ्ट दिया आपने? क्या गिफ्ट कुछ दिया था आपने? चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट दिया था। अच्छा, सुमित ने चॉकलेट दिया था। हम लोग जब बड़ौदा में थे ना, तो वहाँ से कुछ डॉक्टर्स को हमने इसको दिखाया था, तो उनकी एक राय थी हमारे लिए, आप अपने नेटिव प्लेस में चले जाइए, क्योंकि इन बच्चों के लिए वही जगह ज़्यादा मतलब अच्छी होती है जिसमें ये पले बड़े हों। मैम नेटिव प्लेस आपकी कौन सी है? इसका तो देहरादून में ही था ना। अच्छा, तो मतलब यहीं पे वो कर। हाँ। अच्छा। तो इसके लिए फिर हमने प्रयास किया यहाँ पर, तब ये ना दून स्कूल में रैफल वालों ने एक अपनी ब्रांच खोली हुई थी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने पहले तो वेटिंग में था, फिर उसके बाद फिर इसका नंबर आ गया तो उनका फ़ोन आया कि आप इसे ले आओ। तो मैं इसको यहाँ भेजा, मैंने इसके फादर लेके आए थे। तो ये अपनी नानी के यहाँ रहता था, नानी के यहाँ से स्कूल जाता था। तो जैसे घर में कोई भी आएगा इसके लिए मतलब चॉकलेट या कुछ भी लेके आएगा ना, तो ये एक उसमें से बचा के रख देता था। तो नानी कहती थी इसके अटैची में टॉफ़ियाँ वो मतलब ये चॉकलेट आधे मतलब खाएगा, आधा रख देगा। कि वो पूछती थी किसके लिए रख रहा, तो ये कहता था सुची के लिए। अच्छा, अपनी सिस्टर से कितना हाँ। अफेक्शन। अच्छा। तो जबकि वो बताती थी कि नानी ना कि मेरे भाई के जो और बच्चे थे वो शैतान थे, तो इसके उसमें से अटैची में से निकाल लेते थे। और इसको जैसे अब जब यहाँ आए तो कैसेट का इसको बड़ा वो था, जैसे किशोर कुमार के इनके कैसेट। अच्छा, मैं उस समय कैसेट हुआ करती थी। हाँ, कैसेट हुआ करती थी जी मैम। तो एक बार क्या हुआ, ये नानी के यहाँ रहता था क्योंकि हमने इसके लिए कुछ कैसेट भी दे रखे थे, हमने कहा सुनता है करके। तो एक इसका छोटा ट्रांजिस्टर इसका था, तो उसमें इसने वो मामा ने इसके ना कैसेट छुपा दिए और इसको कह दिया कि तेरे कैसेट मतलब कुछ भी बोला होगा। तो ये गया उनके कमरों में, इसने देखा इसको नहीं मिला, लेकिन बाद में ये पता नहीं कब वहां से कहते ढूंढ ढांड के ले आया कि मेरा कैसेट है। अच्छा। तो मतलब इतना इसको अभी भी कोई चीज की कहीं रखी हो ना, ये ढूंढ ढांड के उसको अपने लिए कर लेते हैं। मतलब अपनी चीजों के लिए कंसर्न्ड है। हाँ, हमको कई बार कोई आगे चीज रखी नहीं दिखती, मैं ऐसे कहूँगी जब मेरा मोबाइल उठा ला कहीं से, तो जहाँ भी होगा उठा के ले आएगा। अच्छा। कोई भी चीज उसको बता दो एक बार कि इस डायरेक्शन में चीज रहती है तो ये ले आता है।
मैम एक छोटा सा गिफ्ट हम सुमित के लिए लाए हैं क्योंकि सुमित को ड्राइंग का बहुत शौक है। सुमित बेटा ये आपके लिए है, ये कलर्स है, आप इसमें ड्रॉ Thank you, करना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भारती मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके और सुमित के साथ भी बहुत अच्छा लगा। सुमित तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है अपनी ड्राइंग में। तो मैम थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना धन्यवाद। कीमती समय निकाला, अपने बच्चे को लेके आए, अपनी डॉटर के साथ हमारे स्टूडियो में आए और थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद आपका। आज का हमारा जो पॉडकास्ट था, आपने देखा कि भारती मैम ने किस तरीके से अपने बेटे को पाला पोसा और आज उसको इस काबिल बनाया। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वो ड्राइंग बना रहा है, मैथमेटिक्स के टेबल्स उसे पूरे याद हैं और बहुत अच्छे लैंग्वेज उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और हम अपने पॉडकास्ट के स्पेशल सीरीज़ में ऐसे ही पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, उनके बच्चों को दिखाते हैं, उनके संघर्षों को दिखाते हैं ताकि वो एक मोटिवेशन बने उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके पास ऐसे प्यारे स्पेशल बच्चे हैं। हमारा जो ये पॉडकास्ट है, हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचें, लेकिन बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, प्लीज़ सपोर्ट।